राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। दोस्तों इस क्लास में हम लेक्चर नंबर पढ़ रहे हैं 7। इससे पहले हमने 6 वीडियो इस चैप्टर की बना रखी है जिसमें हमने हेनरी का नियम वगैरह वगैरह करा दिए हैं। और इसमें हमारा चल रहा है सांद्रता के पद। और सांद्रता के पद में ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, पिछली जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ाया था ppm यानी कि पार्ट प्रति मिलियन। क्या पढ़ाया था? पार्ट प्रति मिलियन। तो पार्ट प्रति मिलियन में हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो एग्जाम्पल है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और बहुत आसान भी है। चलिए देखिए, पार्ट प्रति मिलियन में हम सांद्रता निकालते कैसे उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल के अंदर पार्ट प्रति मिलियन का हम फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले तो ये लिख लो भाई, विलेय कौन है। देखिए, जो घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, ठीक है। कह रहे हैं समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में ऑक्सीजन घुली हुई है, यानी कि पहले से ही घुली हुई है। अब यानी कि जो समुद्री जल है वो बिलियन का काम करेगा। समुद्री जल किसका काम करेगा? बिलियन का काम करेगा। बस यहाँ समझने की बात है। तो जरा देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन घुली हुई है इसका मतलब विलेय, तो मैं लिखूंगा विलेय का द्रव्यमान। और विलेय कौन सा भैया? O2 में यहाँ बना दे रहा हूँ, ऑक्सीजन है तो इसका लिख दे रहा हूँ भाई 4.78 इंटू 10⁻⁻3। कहानी किस में दे रखी है? ग्राम में। ग्राम में आप कुछ बच्चे जी लगाते होंगे तो खाली जी लगा लें, एम भी लगाना हो तो एम लगा लो। आपकी इच्छा, आपको लिखने का नोटेशन जैसा रहना चाहिए। वैसे मैं जी लगाऊंगा खाली, ठीक है। यहाँ से बेटा जरा ग्राम है। अब मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की सांद्रता हमें ppm में ज्ञात करनी है, पार्ट प्रति मिलियन। अब मिलियन किसको कहते हैं? मिलियन कहते हैं भाई 10⁻6 को। मिलियन कितने को कहते हैं? 10⁻6 यानी कि 10 लाख को। मिलियन कितने को कहेंगे? 10 लाख को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें करना है, विलियन का आयतन कितना दे रखा है, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। चलिए बताइए क्या होगा। कह रहा है प्रति किलोग्राम। कितने में पूछ रहा है? प्रति किलोग्राम, यानी कि प्रत्येक 1 किलोग्राम में इतनी ऑक्सीजन घुली हुई है। प्रत्येक 1 किलोग्राम में तो आप 1 किलो ही ग्राम खा लो तो 1 kg, 1 kg। अब यहाँ पर देखो कितनी नाइंसाफी की है। यहाँ पर भैया ग्राम में दे रखा है और यहाँ पर 1 किलोग्राम में दे रखा है। तो किलोग्राम को पहले आपको किस में बदल लेना है? ग्राम में बदल लेना है। यानी कि किसी भी चीज़ को आपको बदलना है तो हमेशा एक ही चीज़, या तो इसे किलोग्राम में बदल लो या फिर इसे ग्राम में बदल लो। तो मैं इसे बदल ले रहा हूँ ग्राम में। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? सभी बच्चों को मालूम है 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब हम इसे कर लेंगे। पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता, पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता किसकी पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो हम लिख देंगे O2 की ppm में सांद्रता जो है वो कितनी हो जाएगी? O2 की ppm में सांद्रता ये होता है। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में आ जाएगा विलियन का द्रव्यमान। और विलियन का द्रव्यमान जैसे ही आएगा और गुणा में हम कितना लिख देंगे? गुणा में था इसके 10⁻6। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना दे रखा है? 4.78 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है। देखिए यहाँ जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमें मात्रक वगैरह नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हुए मात्रक नहीं लिखते हैं। विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? तो विलियन का द्रव्यमान दे रखा है 1 kg यानी कि 1000, ठीक है। और यहाँ पर गुणा में कितना दे रखा है? 10⁻6। अच्छा, इस 1000 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4.78 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻ कितनी है? 6। अच्छा, इसे इधर लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे नहीं है। इसके बटे में 1 होगा तो नीचे कितना है? 1 है, ठीक है। इसे ऊपर लिख लो और नीचे कितना है? 10⁻1 2 3 3 जीरो में तो 10⁻3 हो गया। ये प्लस की घात है, ऊपर लेके जाएंगे तो घाते काय की हो जाएंगी? माइनस की। देखिए उधर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल को सॉल्व यहाँ ध्यान देंगे। तो भाई ppm में जो इसकी सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी? 4.78 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻6
यहाँ पर जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, ppm 4.78 इंटू 10⁻³ ऐसे ही तोड़ दो, फिर कितना है गुणा में 10⁻6 है, और ये जो प्लस का है नीचे घात प्लस की है तो ऊपर ले जाएंगे तो घात काय की हो जाएगी माइनस की 3। ठीक है, अब बटे में तो कुछ बचा नहीं तो हम इसे सॉल्व करेंगे भाई। ppm में जो सांद्रता है 4.78 इंटू 10⁻, देखो -3 ये है और -3 ये है, एक जैसे हैं, बुरे बुरे मिल जाएंगे तो 10⁻, कितनी हो जाएगी भाई 10⁻⁻6। बुरे बुरे मिल गए, बुरे लोग हैं मिलकर भी कैसा रहेंगे भाई बुरे ही रहेंगे, यानी कि मैं माइनस को बुरा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए माइनस से जोड़ेंगे तो -6 हो जाएंगे और 10⁻ कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए ये 10⁻ +6 और ये -6, अब -6 और +6 में जब भी लड़ाई होती है तो क्या हो जाएगी 10⁻0, और 10⁻0 का मान होता है 1। ठीक है, तो कहानी ये है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, तो बचेगा क्या भाई ppm में सांद्रता बचेगी 4.78। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप सोच रहे होंगे इसका मात्रक क्यों कुछ भी नहीं लिखा है, देखिए ऊपर भी ग्राम में नीचे भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट गया, मात्रक कुछ बचा नहीं। ठीक है, उतार लीजिए। आप वैसे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो मात्रक लिख दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल कराते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए ppm में पहचानने के लिए ppm लिख लेते हैं इसे, आप वैसे मात्रा वात्र कुछ है नहीं, ppm पहचान के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता। हो साथी रे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं से बदल दे रहा हूँ, आपको घर से करके लेके आना है। ठीक है, मान लीजिए किसी शोध में यही समुद्री जल का कहीं किसी और जगह का जो है ऑक्सीजन का मात्रक पाया गया है, तो वो पाया गया 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है, और ऑक्सीजन की जो है आपको ppm में सांद्रता ज्ञात करनी है। बिल्कुल इसी की तरह करना है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है भाई, कमेंट में देना है। ठीक है, बात याद रखेंगे, किस में देना है इसका जवाब, कमेंट में देना है। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे मोल अंश। क्या पढ़ेंगे, मोल अंश। चलो स्क्रीनशॉट क्या ही लेना है, रहने दो आप इसे। हेडिंग है अगली मोल अंश। भाई इसका बड़ा इंतजार था, बहुत दिनों से कह रहे थे इसे पढ़ाएंगे। मोल अंश या इसका दूसरा नाम है मोल भिन्न, मोल अंश या मोल भिन्न। ठीक है, ये इस नामों से बोला जाता है, मैं ज़्यादातर इसको बार बार मोल अंश ही बोलूँगा। एक और भी नाम है जो किताबों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। यहाँ मैं कुछ बातें आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास में यदि कोई कंटेनर है और हम मान ले रहे हैं कि इसमें दो पदार्थ हैं, ए है और दूसरा पदार्थ क्या है, बी है, तो आपको एक बात हमेशा मान के चलनी है कि जो पहला पदार्थ है वो होगा विलायक। क्या मान के चलना है भाई, पहला पदार्थ क्या होगा, विलायक, और दूसरा जो पदार्थ है वो मिलाया जा रहा है, इसका मतलब वो होगा विलेय। ओके, ये बात तो समझ में आ गई होंगी सभी को। पहला पदार्थ ऑलवेज क्या मान के चलिएगा, विलायक, और जिसे घोला जा रहा है उसे क्या मान के चलिएगा भाई, विलेय, यानी कि दूसरा पदार्थ जो होगा वो विलेय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई कंटेनर है और उसमें ए, बी और सी इस तरह से ये घोल दिया जाए तो ये इसके हो जाएंगे घटक। क्या हो जाएंगे भाई, ये इस विलयन के क्या हो जाएंगे, घटक। कितने घटक है इसमें, 3 घटक हैं। ठीक है, और जिस विलयन में 3 घटक होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, त्रिअंगी विलयन। मैंने आपको पीछे करा दिया, जब सबसे पहली लेक्चर ली थी उस समय ही करा दिया था। ठीक है, ये बात। और इंग्लिश में बेटा इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। बड़ा आसान है इसे निकालना, ये समझ लो आप बस। खाली कंटेनर बना दिया है, कंटेनर में हमने एक विलयन को रखा है, और विलयन में क्या क्या है, ए और बी, ए और बी। बात याद रखेंगे, ए और बी। अब अगर किसी का भी आपको मोल अंश निकालना है, क्या निकालना है, मोल अंश। मैं हर बार मोल अंश बोलूँगा, और मोल अंश को हम शो करते हैं एक्स से, या आप जिसे बोल रहे थे काई। यार ये थोड़ी इस तरह से होती है, अरे बनेगी भी नहीं, इस तरह से होती है। ठीक है, तो काई जो है या तो आप एक्स लिख लो या ये लिख लो। ठीक है, मैं बार बार एक्स ही लिखूंगा, तो आप समझ लीजिए
मोल अंश को निकालना बहुत आसान है। आपको एक बात और बता दूं, मोल अंश को निकालने के लिए आपको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? मोलों की संख्या। तो मैं मान ले रहा हूं ए के मोलों की संख्या n है और अच्छा कर दे रहा हूँ। हटाओ, कहानी खत्म करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं मोल अंश क्या होगा भाई। अगर हमें विलय का निकालना है या विलय का, जिसका निकालना है उसका लिखेंगे हम ऊपर n के साथ में b लिख देंगे और अपॉन में आ जाएगा NA प्लस NB। यहाँ ये बात समझने की है, रट्टा नहीं मारना। मैं फिर से बोला हूँ, नीचे आएगा वो टोटल आएगा, नीचे जो आएगा वो टोटल आएगा, नीचे जो आएगा वो टोटल आएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर आपको ए के, ये तो किसका हो गया भाई? एक्स बी, बी का मोल अंश। अगर आपको मोल अंश निकालना हो, मोल अंश निकालना हो तो मोल अंश आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं। अगर ए का मोल अंश निकालना है तो भाई जो एन है वो ए का ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा वही एन ए प्लस एन बी। कुछ खास बातें और मैं आपको बता दूं, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 1 आएगा। ऐसे ही चाहे किसी भी बिलियन में हम कितने भी, चाहे किसी भी बिलियन में हम कितने भी घटक मिला लें, किसी बिलियन में कितने भी घटक मिला लें तो उन घटकों के जितने भी मोल अंश होंगे उन सभी का योग हमेशा 1 आएगा। हम बोल सकते हैं किसी बिलियन में उपस्थित सभी संघटकों का योग 1 होता है, उपस्थित संघटकों का योग 1 होता है। चलिए सॉल्व करके भी दिखा देते हैं 1 होता कैसे, ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको। तो x किसका? b का और a का अगर हम जोड़ लें, XA प्लस XB बराबर होगा, ये वाली चीज़ें जोड़ देंगे भाई। XA की जगह पर क्या जोड़ेंगे बताइए जरा? NA अपॉन NA प्लस NB। ऐसे ही XB की जगह पर क्या लिखेंगे? NB अपॉन NA प्लस NB। अब इनको देखिए, अगर नीचे वाली चीज़ें सेम हो, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आते होंगे, अगर नीचे वाली चीज़ें सेम हो तो उनको ऐसे लिख देते हैं NA प्लस NB एक ही जगह पर, और ऊपर वाली चीज़ों को लिख देंगे ऐसे ही जैसे लिखी पड़ी है NA प्लस NB। अब आप देखिए ऊपर और नीचे NA और NB एक जैसे कट जाएंगे, बराबर कितना आएगा? 1। तो हम बोल सकते हैं कि XA प्लस XB बराबर कितना आ रहा है? 1। ऐसे ही यदि आप निकालेंगे XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल्स टू भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि डॉट डॉट जितने भी आप कितने भी निकाल लो, XA प्लस XB प्लस डॉट 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 XN, तब भी उनका क्या आएगा? 1। यानी कि किसी बिलियन में उपस्थित सभी संघटकों की मात्राओं का योग कितना होता है? 1 होता है। सभी संघटकों की मात्राओं का योग कितना होता है भाई? 1 होता है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, ये जो n है, ये जो n है वो मैं समझा दे रहा हूँ है क्या? वो है a के मोल, a के मोल यानी कि a के मोलों की संख्या। ऐसे ही ये है b के मोलों की संख्या, संख्या को हम बोलते हैं नंबर, तो हम n से शो कर रहे हैं। तो अगर a के मोल हैं तो NA लिख देंगे और B के मोल हैं तो NB लिख देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ में 10 मोल उपस्थित हैं, 10 मोल उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये किसका मान है? N का मान है। आप ये कह लो कि किसी भी बिलियन में मोलों की संख्या 10 है, तब भी एक ही बात है, और आप कहोगे कि मोल 10 हैं तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब किसकी बात चल रही है? मोलों की संख्या की। तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये सारी चीज़ें आपको एक बार नोट कर लीजिए, ये वाला आपको स्वयं कर करके देखना है। 3 पदार्थों के लिए स्वयं करना है, A, B और C के लिए, A, B और C के लिए, ठीक है, A, B और C के लिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो है वो है B के मोल, यानी कि B जो पदार्थ है उसके मोल। यहाँ क्या है? A के मोल, मोल या मोलों की संख्या। ये फिर से क्या लिखेंगे भाई? ये फिर से क्या लिखेंगे? B के मोल, ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें वही है भाई, A के मोल और B के मोल मैं ऊपर लिख चुका हूँ, A के मोल। इतनी बातें सब आपको समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी मैं अभी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए सीखते हुए कैसा लग रहा है? यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब जब कर ही दिया हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है यार। चलिए, अगर किसी भी संघटक में ए, बी और सी 3 घटक मिले हुए हैं तो इसके मोलों का योग कितना आएगा? चलिए वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक्स ए का निकालना है तो जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रख देते हैं और बाकी सभी का योग नीचे। जैसे एन ए प्लस हो जाएगा एन बी और प्लस हो जाएगा एन सी, ये हो जाएंगे सी के मोल, ठीक है। और फिर से अगर हम यही काम करें बी का निकालें तब एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सी का निकालें तो एक्स सी, क्या हो जाएगा बताइए जरा? एन सी ऊपर लिख जाएगा, जिसका निकालना है उसका ऊपर और बाकी सभी का योग नीचे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये निकाल लिया। और हमें निकालना है तीनों का, तो अगर मैं बोलूँ आपसे निकलवाऊँ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी जरा बताइए? इनकी वैल्यूज आएगी 1। सॉल्व करके देख लेना भाई। इसकी जगह पर कितना लिखेंगे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस, ऐसे ही बी वाले का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? एन बी। देखिए अब ये बातें मन में हो जानी चाहिए याद, मैं आगे इनके बहुत सवाल कराने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऐसे ही अगर एक्स सी का निकालेंगे तो एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और जब हम इनको जोड़ेंगे, ये एक्स मत समझ लेना, एन ही है बनाया हुआ, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए, ये सब एक जैसे हैं। अगर एक जैसे तो एक जगह लिख दो एन ए एन बी एन सी, और ऊपर क्या आएगा देखो, यहाँ से एन ए, यहाँ से एन बी और यहाँ से एन सी, और सबके बीच में क्या कहते हैं ना प्लस का, तो बोलेंगे भाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ऊपर देखो, ऊपर भी एन ए एन बी एन सी और नीचे भी एन ए एन बी एन सी, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। सबको मिलाकर अगर हम यहाँ देखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू आएगा 1। यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, सभी किसी बिलियन में उपस्थित सभी संघटकों का योग 1 होता है। किसी बिलियन में उपस्थित सभी संघटकों का योग केवल 1 होता है, ठीक है। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 या 4 वालों को आप खुद करके देखिए, जब करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। करके जरूर देखना है, करके जरूर देखना है। इससे क्या है, देखिए आपकी जो माइंड मेमोरी होती है वो तो बिल्ड होती है, और जो मसल्स पावर होती है ना, मसल्स पावर यानी कि मांसपेशियों की जो पावर होती है वो भी बिल्ड होती है, ठीक है। इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। मैं अब इसे मिटा दे रहा हूँ और फिर इसका एक आधा एग्जाम्पल कराते हैं, देखिए। साथिये छूटे ना तुम्हारा और हमारा वाला साथ, ठीक है। साथिये छूटे ना, आगे को भी कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो गाने वाले स्ट्राइक दे देंगे, बोले भाई हमारा गाना गा रहे। चलिए एक कार्य तो हम इसमें कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, ठीक है। लाइट चली गई है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हमने क्वेश्चन लिख लिया है, एग्जाम्पल लिख लिया है। ये एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन मैंने ऐसे बहुत सारे करा दिए, ठीक है। ये मोल अंश का हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। याद रखेंगे, ये जरूर करके भी लाना है आप लोगों को। जरा देखिए, कह रहा है 5 ग्राम NaOH उपस्थित है।
96 ग्राम H2O भी उपस्थित है। कोई विलयन है जिसमें भैया 5 ग्राम कौन है, 5 ग्राम किसका हिस्सा है, NaOH का है, और 96 ग्राम किसका हिस्सा है अभी, H2O का है। 96 ग्राम किसका हिस्सा है, H2O का। मैं देखिए दूसरी पेन उठा ले रहा हूँ। 5 ग्राम NaOH और 96 ग्राम H2O उपस्थित है, इनकी प्रेजेंट है। तो इसमें आपको बताना है H2O तथा NaOH के मोल अंश की गणना करनी है, यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे भाई, हल में दिया है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया है, और दिया है में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे NaOH का भार दे रखा है। NaOH का आप द्रव्यमान बोलो या भार बोलो इसमें, ठीक है, ये फिजिक्स नहीं है, इसमें आप द्रव्यमान बोलो या फिर भार बोलो। तो हम क्या बोल सकते हैं, NaOH का भार क्या होगा, 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और H2O का भार कितना है, H2O का भार कितने ग्राम दे रखा है, 96 ग्राम, 96 ग्राम। अब कह रहे हैं इस कंडीशन में तो आपको निकालना मोल अंश की गणना करनी है, यानी कि x जो निकालना है, x इसमें जल जो होगा वो A नंबर पर होगा, ठीक है, A मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे भाई, B मानेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ B मानेंगे। समझ में आ गया होगा कि जल ज़्यादा मात्रा में है तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय। ज़्यादा मात्रा वाले को विलायक और कम मात्रा वाले को विलेय। तो मैंने आपको बोला था जो विलेय है उसके लिए B मानना है और जो विलायक है उसके लिए A मानना है, यानी कि जो हम पहले पदार्थ रखते हैं वो A और दूसरे नंबर पे क्या होगा भाई, विलेय, ठीक है। ये आपको A मानो या B मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट भाई। X किस किस का निकालना है हमको, NaOH का निकालना है, NaOH छोटा करके लिख दो। अगर आपसे ये NaOH नहीं लिखा जा रहा है तो XB लिख दो, ठीक है। एक तो आपको ये ज्ञात करना है, दूसरा क्या ज्ञात करना है आपको, X किसका ज्ञात करना है, H2O का। या तो आप ऐसे लिख दो, नहीं तो लिख दो XA ज्ञात करना है। बातें समझ में आ गई होंगी, बातें ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैं आगे देखिए प्रोसेस कराता हूँ। अब हमारे पास में हमें चाहिए मोलों की संख्या, क्या चाहिए, मोलों की संख्या। तो मोल निकालने हैं, तो आपको मोलों के लिए ना एक फॉर्मूला ये जो है आपको लिख लेना है, लिख लो, मन में याद हो जाएगा एक बार में लिखते हुए, भार बटे अणु भार। फॉर्मूला क्या होता है भाई, भार बटे अणु भार। अच्छा, कहीं कहीं पर इसे बोलते हैं भाई द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आपकी इच्छा है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, मुझे ऐसे याद बहुत जल्दी रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो भाई, भार बटे अणु भार। तो भार कितना कितना दे रखा है, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। अब मैं आपको इधर सभी के भार निकाल के दिखाते रहूँ। NaOH का भार कितना होगा ये देखेंगे जरा, NaOH हम देखेंगे Na का कितना होता है 23, Na का कितना होता है 23। तो मैं यहाँ लिख दूंगा Na का वजन कितना है 23। O ऑक्सीजन का वजन होता है 16, और H एक ही है, एक H का अकेले का एक होता है, 2 H हो तो 2 कर दो, 3 H हो तो 3 कर दो, 4 हो तो 4 कर दो। ऐसे ही O का एक का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 16 दूनी 32। मतलब जितने का आपसे पूछे उतने से क्या करा देंगे गुणा, एक एक का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा कुल मिलाकर 23 और 1 24, 24 और 6 आएगा आपका 24 और 6 30 और 10 40, मिलाकर कितना आ रहा है 40, ठीक है। और हमें अभी किसका निकालना है, H2O का भी निकालना है। H2O का भार कितना हो जाएगा, ये ग्राम लिखते हैं। H2O का भार कितना हो जाएगा जरा बताइए। H का एक 2 H उपस्थित है तो कितने हो गए 2, प्लस O का कितना होता है 16, 16 और 2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा भाई 18। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है N, मतलब मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो मैं किसकी निकाल रहा हूँ, H2O की निकाल लो, किसी का भी निकालो, पहले मैं निकाल रहा हूँ NaOH, यानी कि मोलों की संख्या को कहेंगे N, और किसका निकालना है NaOH का। कितना आएगा, भार बटे अणु भार। देखिए भार कितना है 5 ग्राम, कितना दे रखा है 5 ग्राम। अणु भार कितना है, देखिए हमने अभी निकाला था 40 ग्राम, काटेंगे 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, तो आएगा 1/8। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इधर निकाल दे रहा हूँ मैं, फिर मैं मिटा दूंगा उधर की चीज़ें, ठीक है। NaOH का आ गया, इसका और लिख दे रहे हैं N किसका, H2O का, यानी कि मोलों की संख्या किसकी निकालनी है हमें, H2O की मोलों की संख्या कितनी होगी। तो H2O का कितना है भार बटे अणु भार,
भार कितना है 96 और अणु भार कितना है 80। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे, थोड़ा बहुत कट जाएगा तो 2 9 18, 2 चौक 8, 2 8 16, यानी कि ये आ गया आपका 48/9। कितना आ गया 48/9। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कृपया इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना आना कि पॉइंटों में ना आए कहानी, ये अपने माइंड में कंफर्म कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में पॉइंटों में कहानियाँ पहुँचती है। ठीक है, तो आप ये H2O का लिख देंगे डायरेक्टली। अब मैं फॉर्मूला मुझे निकालना है किसका, किसी का भी निकाल लो, जिसका निकालते हैं उसका ऊपर और बाकी दोनों का योग जो होता है वो नीचे में, जिसका निकालते हैं उसका ऊपर, बाकी दोनों का योग जो होता है वो नीचे। चलिए निकालेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, x किसका निकालना है NaOH, NaOH इज इक्वल टू आएगा, जिसका निकालना है उसका ऊपर NaOH का ऊपर और अपॉन में क्या आएगा भाई NaOH प्लस H2O। सभी की हमने वैल्यू निकाल रखी है, वो रख देंगे हम। x NaOH इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लगाएंगे जरा कितनी है बताइए जरा। NaOH का हमने निकाल लिया है, NaOH का कितना है 1/8, तो 1/8 ऐसे ही रहने दो। इसका लगाइए NaOH का 1/8 प्लस इसका कितना 48/9। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व आप स्वयं कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर देखो जगह है नहीं, तो यहाँ पर और करके दिखा दे रहा हूँ मैं। एक का मैं निकाल दूंगा, दूसरे वाले का स्वयं निकालना होगा। ठीक है, NaOH इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 और अपॉन में आपका ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा अपॉन में आपका 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा भाई 8 9 72। 9 की इधर गुणा कर देंगे, 9 1 9 प्लस 8 की इधर करेंगे तो 8 8 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384। ये बटे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। एक साथ दो काम करने वाला हूँ NaOH, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पर काम करने वाला हूँ। वही इनको दोनों को जोड़ूंगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, मतलब इस सब को जोड़ने के बाद जो आपका आएगा वो आंसर आएगा 394। कितना आएगा भाई 393। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1/, नहीं ये 72 जो ऊपर पहुँचेगा 72 1 72, एक साथ काम कर रहा हूँ ये याद रखना। 8 गुणा में आ जाएगा नीचे और इनको दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 393। ठीक है, एक बार इसे काट लेना, 8 9 72, क्या बार गया 9 बार। जगह भाई मेरे पास बची नहीं है, आप एक काम कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए 9 बचा है, यहाँ से ये 8 कट गया है, ये इतनी चीज़ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो लाइट भाग गई है और हमको देखो कितना पसीना आ रहा है, कह रहे होंगे मेहनत नहीं कर रहे हैं, देखो चिलक रहे होंगे पूरी तरह से, ऐसे लग रहा है जैसे डायमंड चिलक रहा हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने ये लिख दिया, वैसे ये यहाँ पर आ नहीं रहा होगा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली जो चीज़ को यहाँ से हटाकर इधर लिख दे रहा हूँ। जब इसे सॉल्व करोगे आप 393 से 9 को भाग दोगे। अब ये भाग का काम मेरे से मत पूछना भाई, भाग का काम आपने आप स्वयं कर लेना। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, अगर दिखाई दे रहा है तो सही है भाई। जब भाग करेंगे तो आपको आएगा 0.0229। ठीक है, 0229 ये मोलन्स आपका आ जाएगा। किसका आया ये NaOH का। अब ऐसे ही अगर आपको H2O का निकालना है तो आप जैसे ही H2O का लिखेंगे तो आएगा X H2O इज इक्वल टू आएगा भाई NH2, जिसका निकालना है उसका ऊपर और बाकी दोनों का नीचे। नीचे क्या क्या आएगा भाई NH2O प्लस NaOH। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसका निकाल के लाएंगे और ये कार्य जो आपको बताना है वो होमवर्क में करके लेके आना है और कमेंट में बताना है। ठीक है, किस में बताना है कमेंट में। ठीक है, मैं आपके लिए एक सवाल लिख दे रहा हूँ यहीं पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, क्यों एडिटर साहब बताओ जरा, पसीना तो नहीं आ रहा ज़्यादा? ठीक है, चलो ठीक है, बंद मत करो, रहने दो। बच्चों के लिए मैं एक सवाल और लिख दूंगा यहीं पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सभी ने। चलिए मैं आपको एक सवाल लिख के दे रहा हूँ और उसका आपको घर से करके लेके आना है। ठीक है, अब की बार H2O को 90 ग्राम कर दे रहे हैं और यहाँ इसको कर दे रहे हैं 16 ग्राम और यहाँ पर कर दे रहे हैं CH3OH। CH3
OH यानी कि मैथिल अल्कोहल। क्या है ये? मैथिल अल्कोहल। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये भी सारी चीज़ें बताएंगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप बस इसको करके लेकर आइए। तो आपको निकालना किस चीज़ का है ये और समझ लीजिए। यहाँ पर भी CH3OH का भी निकालना है और इसका भी निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए सवाल बन गया और ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, ये कार्य करना जरूर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।